गाइस, वेलकम बैक टू लीग 11। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और उसके लिए भारतीय टीम ने अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टीम इंडिया की जो स्क्वाड का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे क्या क्या टीम इंडिया की तरफ से क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए, किन किन प्लेयर को रिजेक्ट किया गया है, किन किन प्लेयर को एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया गया है, और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय टीम के स्क्वाड के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं कप्तान रोहित शर्मा, फिर आएंगे उप कप्तान शुभमन गिल, फिर आते हैं सलामी बल्लेबाज विराट कोहली, उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर, फिर आएंगे केएल राहुल, उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत। अब हम चलते हैं अपनी ऑलराउंडर्स की सूची में। तो सबसे पहले आएंगे हार्दिक पांड्या, फिर आते हैं रविंद्र जडेजा, उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल, फिर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर। अब हम चलते हैं अपनी बॉलर्स की सूची में। तो सबसे पहले आएंगे जसप्रीत बुमराह। उनके आगे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट टू फिटनेस का जो है एस्ट्रिक लगा, क्योंकि उन्हें बीजीटी के दौरान थोड़ी इंजरी हो गई थी। फिर आएंगे मोहम्मद शमी द कमबैक मैन, उसके बाद आते हैं अर्शदीप सिंह, और हमारी सूची का अंत होगा कुलदीप यादव के साथ। तो ये थी भारतीय टीम की स्क्वाड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो अब बात करते हैं ऐसे ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो भारतीय टीम ने मिस किए और क्यों। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ ओपनर्स के लिए कि कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो सिलेक्ट करने चाहिए थे और कौन से मिस हो गए हैं प्लेयर्स। तो उनमें सबसे पहले नाम आता है जायसवाल का। जी हाँ, जायसवाल को पिक किया गया है। उन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं खेला, कोई बड़ा उन्होंने ना विजय हजारे ट्रॉफी खेली, वो भी मिस की। साथ ही साथ उनकी रिप्लेसमेंट के लिए मैं अगर 3 नाम भी लेना चाहूँ तो उसमें आते हैं करुण नायर, सबसे बड़े जो इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए। उसके बाद मयंक अग्रवाल, उन्होंने भी 650 रन बनाए हैं। उसके बाद प्रभ सिमरन सिंह जो कि विकेट कीपिंग में भी ऑप्शन देते। तो दीपांश, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जायसवाल की जगह इन तीनों को मौका देना चाहिए था? हमें इन तीनों में से किसी को पिक करना चाहिए था? जायसवाल देखिए एक अच्छा विकल्प रहा है भारतीय टीम के लिए टेस्ट और टी20 में। और यहाँ पे जो मैं सोच दिख रही है भारतीय टीम की तरफ से वो ये है कि उन्हें एक बाएं हाथ का ओपनर चाहिए था, स्पेशली शिखर धवन के रिटायरमेंट के बाद। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, तो मुझे लग रहा है कि यही कारण है उन्होंने यशस्वी की तरफ जो है रुख किया। लेकिन हाँ, करुण नायर एक अच्छा जो है विकल्प हो सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं विराट कोहली का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। श्रेयस अय्यर भी कम बैक कर रहे हैं, उनका फॉर्म कैसा रहेगा हमें नहीं पता। यहाँ तक कि केएल राहुल का भी फॉर्म जो है ऊपर नीचे लगा हुआ है काफ़ी। तो करुण नायर जो कि एक अच्छा जो है उन्होंने विजय हजारे और सेम ही विकेट हमें जो है माफ़ कीजिएगा दुबई के अंदर भी मिलने वाली हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे। लेकिन भारतीय टीम ने यशस्वी को बेटर समझा। तो क्या अगर आपने बाएं हाथ की बात की तो क्या जायसवाल को इस टूर्नामेंट में मौका मिलने वाला है? क्योंकि सिर्फ 5 ही मैच होने वाले हैं और जो शुभमन गिल है वाइस कैप्टन है। तो हमें गिल तो खेलते नजर आने वाले हैं रोहित शर्मा के साथ। ओपनिंग हमारी लगभग तय है। तो क्या जायसवाल को एज ए बैकअप लेके जा रहे हैं हम लोग? क्या जायसवाल को मौके मिलेंगे? मेरे को नहीं लगता जायसवाल को ज़्यादा मौके मिलेंगे। हमें किसी और जो खिलाड़ी हैं जो प्रूव कर चुके हैं, जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है रिसेंटली। हालांकि जायसवाल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बट वो सिर्फ टेस्ट और टी20 के लिए। उन्होंने रिसेंटली कोई ओडीआई नहीं खेला, कोई टूर्नामेंट नहीं खेला है। जो विजय हजारे ट्रॉफी जो हुई है जिसमें पिच भी आप जैसे बता रहे हैं कि सिमिलर रहने वाली है, तो हमें पिक करना चाहिए था। चलिए, ये थे ओपनर्स। अब हम बढ़ते हैं श्रेयस अय्यर का आपने नाम लिया। श्रेयस अय्यर की काफ़ी अच्छी फॉर्म रही है, उन्होंने ढेर सारे रन भी बनाए हैं। उनकी करुण नायर के बराबर लगभग आसपास ही एवरेज रही है। उन्होंने 325 के आसपास रन बनाए, 325 की एवरेज से ही। वहीं करुण नायर ने 370-80 के आसपास एवरेज से रन बनाए हैं, 750। तो श्रेयस अय्यर को हालांकि उन्होंने प्रूव भी किया था खुद को 2023 वर्ल्ड कप में। तो श्रेयस अय्यर को हम मान सकते हैं कि हाँ ठीक, अच्छी पिक है श्रेयस अय्यर। बट वहीं हमारे पास सेम उसी में आ जाते हैं, मतलब उसी पोजीशन में खेलने के लिए सैमसन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, केएल राहुल और पंत और श्रेयस अय्यर, ये तीनों की लगभग पोजीशन ऊपर नीचे ही होने वाली है। तो इनमें से कौन से आपको 2 खिलाड़ी जो है खेलते हुए नजर आएंगे? देखिए, अगर 2023 के आप यादों को ताज़ा करना चाहते तो मुझे लग रहा है कि केएल राहुल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो कीपिंग भी कर रहे थे। लेकिन अभी एक कंपटीशन ये भी कि शायद ऋषभ पंत भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर केएल राहुल कीपिंग नहीं करना चाहते हो, पंत स्पेशलिस्ट कीपर हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमें शायद तीनों ही खेलने को देखने को मिले। शायद समीकरण ही ऐसे बैठे कि अक्षर और कुलदीप एज अ स्पिनर्स हमें खेलते दिखे। तो
कुछ भी समीकरण हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं केएल राहुल को जो है ग्लव्स के साथ देखना चाहूँगा। साथ ही अगर कीपर की बात हो रही है जी तो एक कीपर में नाम है संजू सैमसन, जिन्होंने रिसेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। उन्होंने ओवरसीज भी काफ़ी जी अच्छा परफॉर्म किया था अभी हाल ही में। तो क्या संजू सैमसन की इस टीम में जगह बनती, क्योंकि पंत ने काफ़ी लंबे समय से कोई ओडीआई मैच नहीं खेला हुआ है। जी बिल्कुल, एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे पंत के। आप अगर रिसेंट फॉर्म ही नहीं, अगर आप ओडीआई नंबर्स भी उठाकर देखें तो उतने जो है प्रॉमिसिंग नहीं है। वहीं संजू सैमसन ने मेरे ख्याल से 1 या 2 सेंचुरीज लगा रखी हैं ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। पहली सेंचुरी उनकी दक्षिण अफ्रीका की टफ कंडीशंस में आई थी। वहीं पंत के नंबर उतने अच्छे नहीं, फीके हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे संजू सैमसन, लेकिन जो आप जानते हैं उनके साथ घटा है अभी। उन्होंने विजय हजारे नहीं खेला, शायद उन्हीं का जो है फल उन्हें मिल रहा है, चाहे जो भी रीज़न रहा हो। तो शायद वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन अब कोई नहीं, आगे के टूर्नामेंट्स में मैं उम्मीद करता हूँ वो रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। जी तो सबसे पहली बात हम हार्दिक पांड्या पे करेंगे। उनको क्या नीतीश रेड्डी का साथ मिलना चाहिए था, क्योंकि हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में सिर्फ अकेले विकल्प हैं, उनको कोई साथ नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? जी, नीतीश रेड्डी बिल्कुल एक बैकअप ऑप्शन हो सकते थे, क्योंकि आपने भी अभी देखा कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कैसे सेंचुरी भी लगाई। उन्होंने काफ़ी अच्छी पारियां खेली हैं नीचे, 8 नंबर पे 40-40 रन बनाए। अगर वो रन नहीं होते तो शायद हम वाइट वॉश होके आते, हम पर्थ का मैच भी नहीं जीतते। उन्होंने विकेट्स भी निकाली हैं। उनकी पेस मैं मानूंगा थोड़ी कम है हार्दिक पांड्या से अगर आप कंपेयर करेंगे तो। लेकिन हाँ, एक अच्छा विकल्प जो है भारतीय टीम के पास है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास हार्दिक पांड्या का एक रिप्लेसमेंट रेडी हो रहा है धीरे धीरे। तो उनको मेरे को लगता है और निखारते, और बेटर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आईसीसी इवेंट में और निखर के आते, तो एक बैकअप जो हमारे पास फ्यूचर प्लान जो है टीम इंडिया का एक एज अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर रेडी रहता। तो मुझे लगता है उन्हें होना चाहिए था। जी ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं जो स्पिनर्स हैं हमारे, साथ ही साथ स्पिन ऑलराउंडर। क्या ये खास ध्यान दिया गया कि जो हमारे स्पिनर्स हैं, क्योंकि चारों के चारों स्पिनर्स हमारे जी लेफ्टी हैं, और उसमें से 3 जो है बैटिंग ऑलराउंडर्स भी, मतलब लाइक ऑलराउंडर हैं, वो बैटिंग भी ज़्यादा देते हैं। तो जी बैटिंग पे डेप्थ देने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और साथ ही साथ सारे जो है फिंगर स्पिनर्स हैं, जो 3 है। एक सिर्फ कुलदीप को मैं छोड़ दूं तो सारे फिंगर जी स्पिनर्स हैं हमारे। तो क्या एक हमें रिस्ट स्पिनर रखना चाहिए था, वरुण चक्रवर्ती को मौका देना चाहिए था। एक हम सुंदर को ड्रॉप करके हम क्या वरुण चक्रवर्ती को ला सकते थे? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं ये टीम में? ये कॉल मुझे भी डिबेटेबल लगता है, क्योंकि अगर आप सुंदर को लेकर आए हैं, आप कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आपको जडेजा की बैटिंग पे भरोसा नहीं है। और ये हमने पूरे 2023 के विश्व कप में देखा। अगर आप वो न्यूजीलैंड की पारी हटा दें और थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैमियो हटा दें, जडेजा के रन्स नहीं थे, और वही हमने फाइनल में भी मिस करे, जिसकी वजह से हम फाइनल भी हारे। तो मुझे यही एक लग रहा है कि एक जडेजा का जो बैकअप ऑप्शन चाहिए था सुंदर, क्योंकि वो बैटिंग तो करती हैं, ऊपर से राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, तो एक बैलेंस भी प्रोवाइड करते हैं टीम के अंदर। क्योंकि हमारे पास, जैसा आपने कहा, 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स हैं। तो मुझे लगता है ये जडेजा का बैकअप है ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि हाँ, चक्रवर्ती या आप युजवेंद्र चहल या रवि बिश्नोई को ले लें तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे, क्योंकि हमें नहीं पता कुलदीप यादव कैसा खेलेंगे, क्योंकि वो भी एक नी इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो एक बेटर मेरे को लगता है चयन होना चाहिए था दुबई की विकेट्स के लिए, एक स्पिनर होना चाहिए तो था। क्या फिर मैं ये मान लूँ कि टीम इंडिया जो है अपने बल्लेबाजों पे भरोसा नहीं दिखा रही, क्योंकि कोहली और अच्छी फॉर्म से नहीं चल रहे हैं, और कोहली राहुल का नाम साथ ही साथ जी आपने सुना होगा भी, रिसेंटली उन्होंने बोला है कि उनको इंजरी भी है। जी इंजरी खासी बड़ी नहीं है, पर उन्होंने रणजी मैच खेलने के लिए रीज़न ये दिया है कि रणजी मैच जो वो अभी हाल ही में नहीं खेलने वाले हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि उनको खेलना चाहिए था रणजी मैच, या फिर उनकी जगह किसी और को पिक करना चाहिए था? हालांकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कोहली और राहुल के बिना हम टूर्नामेंट खेल सकते हैं, कोई आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट? तो क्या उनको खेलना चाहिए था? क्या उनकी गलती है? आपका क्या मानना है इसके बारे में? जी, अभी देखिए, हमने फ्यूचर में जाके तो उनके बिना खेलना ही है, क्योंकि सारी ज़िंदगी वो नहीं खेल सकते हैं। लेकिन अभी के अगर हालिया समय की मैं बात करूँ तो हाँ, उन्हें एक मैच तो एटलीस्ट खेलना चाहिए था। क्योंकि आप देखिए, हमारे वाइट बॉल टूर्नामेंट से वाइट बॉल तो वो नहीं खेल सकते थे, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पे थे। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट जो है एक मैच खेलते, थोड़ी रिदम आता। रणजी ट्रॉफी में लाल बॉल से आप जानते हैं विराट कोहली बहुत फंस रहे हैं बाहर की बॉलों में, या केएल राहुल का भी जो फॉर्म है ऊपर नीचे रहा है शुरू के 2 मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद। तो उन्हें खेलना चाहिए था। जो भी उनका रीज़न है, चाहे नेक स्प्रेन हो विराट कोहली का, एल्बो इशू, हम उम्मीद तो यही करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाएं।
ताकि इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज, जो कि एक प्रैक्टिस ओडीआई सीरीज अब मैं कहूँगा इसको, और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज भी है, इंग्लैंड के खिलाफ है, घर में हम खेल रहे हैं, तो वो उसके लिए फिट रहें और जो है वहाँ पे अच्छे रन बनाएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं जो हमारे पेसर्स हैं उनकी तरफ। तो पेसर्स में हमारे जो है सिराज को ड्रॉप किया जी। गया है, शामी नए पिक हुए हैं। तो आप क्या देखते हैं कि क्या साथ ही साथ शामी के साथ साथ जो बैकअप जो हमारे अगर बुमराह अनअवेलेबल होते हैं तो हर्षित राणा हमारे नेक्स्ट पेसर बनेंगे। तो आप क्या देखते हैं कि सिराज जो कंटिन्यू इतने टाइम से खेलते आ रहे हैं लगातार, और शामी अभी 2023 वर्ल्ड कप के बाद अभी खेल रहे हैं, तो आपको क्या देख रहे हैं उस चीज़ के बारे में कि क्या शामी को कंसीडर करना चाहिए था या फिर हमें एक और बैकअप लेने चलना पड़ता, क्योंकि हमें दो पेसर तो मिनिमम खिलाने ही होंगे, तीसरा पेसर भी हमारा खेल सकता है लगातार। टीम कॉम्बिनेशन जो है हमारा बन सकता है ऐसा कि हमारा 3 पेसर्स आ सकते हैं। तो अगर सारे पेसर्स खेलेंगे तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा पेसर्स के मामले में। देखिए बिल्कुल, हर्षित राणा का कॉल मुझे डिबेटेबल लगता है, क्योंकि जैसा जायसवाल का केस है, उन्होंने भी अभी तक एक भी वनडे मैच नहीं खेला, और यहीं हर्षित राणा भी अब अपने मैचेस खेलेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है। तो सीटी से पहले आप 3 वनडे मैच खेल रहे हैं, वो भी बस 1 महीना पहले, और जो कि कंडीशंस माना सिमिलर होंगी, लेकिन आप जानते हैं आईसीसी इवेंट और बायलैटरल सीरीज में माहौल बहुत ही अलग होता है। तो एक डिबेटेबल कॉल है, और मुझे लगता है कि सिराज, जिनका वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं गया था 23 का, लेकिन एक आईसीसी इवेंट आपकी जो है अंडर द बेल्ट जिसे हम कहते हैं कि है, तो मुझे लगता है उस बेसिस पे सिराज को रहना चाहिए था। शामी का क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और अगर बुमराह नहीं होते तो हम जानते कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन अभी शामी ही है हाल फिलहाल में। अर्शदीप सिंह भी नए बॉलर आ रहे हैं, वनडे उन्होंने खेले हैं लेकिन काफ़ी टाइम से बाहर चल रहे थे ओडीआई की रेकनिंग से। तो स्क्वाड अच्छा है, पर आप यही उम्मीद करेंगे कि जसप्रीत बुमराह जो है फिट हो जाए, ताकि भारतीय टीम के चांसेस 2 गुना बढ़ जाए। तो चलिए ये थी हमारे ऑनेस्ट, लाइक इसके अलावा आप किसी और खिलाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे मेंशन कीजिएगा, हम जवाब जरूर देंगे। तो इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि भारतीय टीम का प्रदर्शन क्या रहने वाला है, या आप कौन सी ऐसी 4 टीमें हैं जो आपके हिसाब से क्वालिफाई करने वाली हैं इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए? देखिए, तो सबसे पहले ग्रुप ए जो ग्रुप ऑफ डेथ है, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया तो पक्का जा रही है, क्योंकि वो लोग नॉकआउट से नीचे कोई जो है परफॉर्मेंस देखते ही नहीं है। आप T20 वर्ल्ड कप को हटा दीजिए, तो उसके अलावा वो सेमीफाइनल फाइनल खेलते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन मैं इस बार इंग्लैंड को नहीं, मैं इस बार साउथ अफ्रीका को पिक करूंगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी अभी हाल फिलहाल में काफ़ी नॉकआउट्स खेल रही है, और WTC के फाइनल में भी हैं वो। तो मुझे लग रहा है शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी वो एक अच्छा जो है अपना स्क्वाड बिल्ड कर लेंगे और सेमीफाइनल्स खेलेंगे। वहीं दूसरे ग्रुप से टीम इंडिया को तो ऑब्वियसली मैं देखूंगा ही देखूंगा, सेमीफाइनल में उम्मीद करता हूँ कि वो ट्रॉफी भी जीतें आगे। और साथ ही साथ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जो अपने घर में खेल रहा है, काफ़ी समय के बाद जो है टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेला जा रहा है आईसीसी का। तो वो लोग भी अपने लिए और अपने फैंस के लिए यही सोचेंगे कि हम अपने घर में खेल रहे तो हम सेमीफाइनल फाइनल खेलें, शायद ट्रॉफी एक बार दोबारा जीत जाएं। तो मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान जाएंगे दूसरे ग्रुप से। तो अश्विनी, आपके कौन से 4 टीम्स होने वाली सेमीफाइनल्स के लिए? देखिए मेरे हिसाब से ग्रुप ए में इंग्लैंड, जैसा आपने बताया, बट लेकिन मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड के काफ़ी मजबूत जी। स्क्वाड है। और उसके अलावा साउथ अफ्रीका को मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा नो डाउट उनका आईसीसी टूर्नामेंट में। अभी रिसेंटली सभी उसके फाइनल खेले, WTC का भी वो फाइनल खेलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनका ओडीआई की टीम आप देखेंगे कि थोड़ी सी हल्की है। जी। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफिकेशन के चांसेस मैं एक ही रखता हूँ कि अगर अफगानिस्तान को हरा देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेगी, क्योंकि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी आप सभी को रिसेंट टाइम में पता लग चुका हो कितनी बड़ी राइवलरी है। अगर 2023 वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूँ, वहाँ अफगानिस्तान अगर हरा देता ऑस्ट्रेलिया को तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई ही नहीं कर पाता वहाँ पे भी। जैसा आपने 2024 T20 वर्ल्ड कप में देखा कि अफगानिस्तान ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो ऐसा ही मैं कुछ सिनेरियो देख रहा हूँ यहाँ पे कि एक अच्छा मैच देखने को मिले और यहाँ पे अफगानिस्तान को हरा के ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करे। तो ग्रुप ए से मेरे तरफ से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ग्रुप बी से इंडिया और पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ घर में, क्योंकि पाकिस्तान की फॉर्म काफ़ी ख़राब रही है। आपको पता होगा जैसा बांग्लादेश भी हरा के गया है पाकिस्तान को घर में। तो पाकिस्तान की थोड़ी सी हालत घर में ख़राब है, काफ़ी जगह से पाकिस्तान ट्रोल हो रही है।
कि ग्राउंड्स रेडी नहीं है, या मतलब काफ़ी काफ़ी बहुत सारी बातें हैं कि उस पर हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं। पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है, उनके फैंस उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो उनके न्यूज़ है, उनका मीडिया है, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान को खुद सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो पहली बार ऐसा कोई टूर्नामेंट हो रहा है कि दो अलग अलग कंट्रीज में खेला जा रहा है, होस्ट कंट्री में कोई खेलने नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा पाकिस्तान क्वालिफाई हो पाएगी। वहीं उसकी जगह मैं देख रहा हूँ न्यूजीलैंड का काफ़ी अच्छा चांस बनता है यहाँ पे, अगर पाकिस्तान को हरा दे वो, तो काफ़ी अच्छा चांस इंडिया और न्यूजीलैंड, इधर से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, तो ये 4 टीमें रहेंगी मेरी। आप सभी का क्या मानना है, कौन कौन सी टीमें हैं जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्पोर्ट्स से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लीग 11 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।